आज के लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे जो विद्युत प्रपथ में जो शक्ति का स्रोत काम में लाया जाता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम लोग अध्ययन करेंगे आज विद्युत प्रपथ में शक्ति स्रोत कितने प्रकार के होते हैं और उनकी व्यवहार के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। जो विद्युत परिपथ में हम लोग शक्ति स्रोत काम लेते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वोल्टता स्रोत एवं धारा स्रोत। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। विद्युत परिपथ में शक्ति स्रोत विद्युत परिपथ में शक्ति स्रोत विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में प्रयोग में लाए जाने वाले शक्ति स्रोत वोल्टता स्रोत या धारा स्रोत होते हैं। ठीक है, तो जो शक्ति स्रोत होगा हमारा वो या तो वोल्टता स्रोत होगा या धारा स्रोत होगा। अब हम लोग इनकी डेफिनेशन देखेंगे। लेकिन क्या होता है कि परिपथ विश्लेषण में विद्युत परिपथ विश्लेषण में एवं चाल प्रमेय चाल से संबंधित प्रमेयों को समझने के लिए वास्तविक या व्यवहारिक एवं आदर्श स्रोतों में अंतर जानना आवश्यक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो शक्ति स्रोत होते हैं हमारे पास में विद्युत परिपथ में दो प्रकार के होते हैं। एक तो वोल्टता स्रोत होता है, दूसरा हमारा धारा स्रोत होता है। विद्युत परिपथ के विश्लेषण में और हम लोग जाल प्रमेय विभिन्न जाल प्रमेय हैं, उनसे संबंधित प्रमेय उन प्रमेयों को समझने के लिए हमें ये ज्ञान होना आवश्यक है कि हम जो स्रोत ले रहे हैं उसके आदर्श स्थिति में वो किस प्रकार का व्यवहार करेगा और वास्तव में वो किस प्रकार से उसका व्यवहार होता है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वोल्टता स्रोत के बारे में। वोल्टता स्रोत, ठीक है, वोल्टता स्रोत है, इसकी दो परिस्थिति होती हैं। एक तो होता है हमारा आदर्श
आदर्श वोल्टता स्रोत, और दूसरा होता है हमारा वास्तविक वोल्टता स्रोत। वास्तविक वोल्टता स्रोत, ठीक है। होते हैं दोनों वोल्टता स्रोत हैं, लेकिन हम लोग वास्तविक आदर्श रूप में मानते हैं कि ये किस प्रकार से उसका व्यवहार होगा, लेकिन वास्तव में क्या होता है वो हमारा इसमें रिप्रेजेंट होता है। तो पहला है हमारा आदर्श वोल्टता स्रोत। आदर्श वोल्टता स्रोत, इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स, ओके। इसकी परिभाषा है यदि यदि किसी वोल्टता स्रोत यदि किसी वोल्टता स्रोत में चूंकि हम लोग वोल्ट जो स्रोत होता है उसको हम लोग जनित्र भी कहते हैं। यदि किसी वोल्टता स्रोत में आंतरिक लोड या आंतरिक प्रतिबाधा या आंतरिक प्रतिबाधा चैड इन जिसको हम कहते हैं उपस्थित ना हो तथा इसके साथ जुड़े बाह्य लोड जिसको हम लोग प्रतिबाधा भी कहते हैं, ठीक। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको लोड के रूप में जानेंगे, और जो हमारा स्रोत है उसको हम लोग जनित्र के रूप में पहचानेंगे, ठीक है। जुड़े बाह्य लोड के किसी भी मान के लिए उस पर मतलब लोड पर वोल्टता का मान स्थिर रहे तो उसे हम आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। तो उसे हम लोग आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। तो हमारी आदर्श वोल्टता स्रोत की क्या डेफिनेशन होगी? कोई वोल्टता स्रोत जिसमें आंतरिक लोड को हम जो हमारी प्रतिबाधा होती है उसको हम लोग लोड के रूप में डिफाइन करते हैं, उसमें आंतरिक लोड उपस्थित ना हो तथा इसके साथ जुड़े बाह्य लोड के किसी भी मान के लिए उस पर वोल्टता का मान स्थिर रहे तो उसे हम आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं, ठीक है। उस पर का मतलब हमारी प्रतिबाधा के दोनों सिरों पर कितना वोल्टेज डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका मान उस प्रतिबाधा की वैल्यू बदले ना स्थिर रहे तो हम लोग उस वोल्टता स्रोत को आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। देखो हम लोग आदर्श वोल्टता स्रोत को डायग्राम बना के इस प्रकार से समझाते हैं जिससे हमारा ये
ये वोल्ट का स्रोत है, ठीक है। वोल्ट का स्रोत कितना है, ई जी। और इससे इससे हमारा यहाँ पे बाह्य लोड कनेक्टेड है, बाह्य लोड कनेक्टेड है। ये क्या है, हमने प्रतिरोध से दिखा दिया इसको। नहीं तो ये हो सकता है संधारित्र हो सकता है हमारा, और ये हमारा प्रेरकत्व भी हो सकता है, और प्रतिरोध भी हो सकता है, तीनों मिक्स भी हो सकते हैं। तो उस रूप में है ये हमारी। लेकिन क्या है, ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तनशील है। इसको हम लोग ZL से डिफाइन करते हैं, ठीक है। हमारी लोड प्रतिबाधा है। Eg क्या है हमारा, ये तो ये हमारा आदर्श वोल्ट, आदर्श वोल्टता स्रोत हो गया, ठीक है। अब देखो, इससे अगर हमारी ZL लगाने पे आई करंट, IL करंट फ्लो हो, तो इसके सिरों पे जो वोल्टेज होगी, जिसको हम लोग फी आउटपुट और एल अगर इससे रिप्रेजेंट करें, ओके, ए है, ये बी है। ये जो हमारा लोड है उसके सिरे हैं ए और बी। इस पे अगर हमारा ये आउटपुट वोल्टेज वी एल हो, तो हमारी निर्गत वोल्टता कितनी होगी, निर्गत वोल्टता या प्रतिबाधा भी वोल्टता वी ओ एल इक्वल टू आई एल मल्टीप्लाई बाई ZL। चूंकि हमारा Z परिवर्तनशील है, तो Z जैसे ही परिवर्तित होगा करंट उतनी ही मात्रा में परिवर्तन हो जाएगी, और जो हमारी VOL है वो स्थिर रहेगी, ठीक है। VOL ये क्या है, स्थिर है, स्थिर है। अगर हमारा ZL अप हो रहा है तो VL डाउन हो जाएगी, अगर ZL डाउन हो रहा है तो VL अप हो जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों, इनका गुणनफल हमेशा स्थिर रहता है। IL ZL ये हमारा स्थिर है, दोनों का गुणनफल स्थिर है। इसका मतलब है कि हमारा ZL अगर अप होगा तो IL डाउन हो जाएगी, तो दोनों का गुणनफल स्थिर रहेगा। अगर IL अप हो रही है तो ZL डाउन रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा हमारी करंट कम हो जाएगी उतनी ही मात्रा में, ताकि ये हमारा इसकी वैल्यू स्थिर रहे। और अगर हमारा जो प्रतिबाधा है या लोड है परिवर्तनशील, उसका मान कम होता है तो इस धारा का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये क्या है, वोल्टेज यहाँ पे स्थिर है, लेकिन हमारी करंट क्या है, परिवर्तनशील है, ओके। तो इस प्रकार के डायग्राम में हमारा आदर्श स्थिति में ZL के परिवर्तन पे हमारा जो उसका आउटपुट वोल्टेज है या प्रतिबाधा के सिरों पे जो वोल्टेज है वो स्थिर रहती है। उसको स्थिर रहने के लिए ये आवश्यक है कि हमारी प्रतिबाधा की मान के परिवर्तन के साथ IL का मान भी परिवर्तित होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर परिवर्तनशील धारा का एक तरह से हम लोग ग्राफ है, लेकिन हम लोग इस स्थिति में बोलते हैं कि इसकी वोल्टेज वो है, वो हमारी स्थिर रहती है, ठीक है। क्योंकि IL ZL कांस्टेंट है हर स्थिति में, तो हमारा VOL स्थिर है। अब हम पढ़ते हैं वास्तविक ऊर्जा स्रोत के बारे में। दूसरा नंबर क्या है, वास्तविक, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यवहारिक भी कहते हैं, व्यवहारिक, व्यवहारिक ऊर्जा स्रोत, रियल वोल्टेज सोर्स, रियल वोल्टेज
सोर्स। इसमें क्या होता है, ऐसा वोल्टेज स्रोत होता है कि उसमें बाह्य लोड के परिवर्तित होने से उसकी जो आउटपुट वोल्टेज है या लोड प्रतिरोधक की सिरे पे वोल्टेज है वो परिवर्तनशील होती है। ठीक है, क्या होता है, व्यवहारिक रूप में व्यवहारिक रूप में प्रत्येक स्रोत व्यवहारिक रूप में प्रत्येक वोल्टा स्रोत को हम लोग जनित्र भी कहते हैं। ठीक है, जनित्र मीन्स स्रोत ही है। अगर धारा स्रोत है तो करंट जनरेटर, और अगर वोल्टेज स्रोत है तो वोल्टेज जनरेटर। ठीक है, इसको जनरेटर को इंग्लिश में जनरेटर बोलते हैं। तो व्यवहारिक रूप में प्रत्येक वोल्टेज स्रोत का कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिरोध अवश्य होता है। स्रोत का आंतरिक लोड या प्रतिबाधा अवश्य होती है। जो इसके साथ श्रेणी क्रम में आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, व्यवहारिक रूप में प्रत्येक स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है, अवश्य होता है, जो उसके साथ में हम लोग श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ मान सकते हैं। इसके होने से क्या होता है, ऐसे वोल्टेज स्रोत ऐसे वोल्टेज स्रोत पर जब बाह्य लोड जोड़ते हैं, ऐसे वोल्टेज स्रोत के साथ जब बाह्य परिवर्तनशील लोड ZL जोड़ते हैं तो लोड में परिवर्तन के साथ लोड पर वोल्टता का मान भी परिवर्तित हो जाता है। ओके, जैसे लोड में परिवर्तित होगा तो क्या होगा, लोड के शुरू पे जो वोल्टता थी उसका मान भी परिवर्तित हो जाता है। अर्थात 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 लोड के सिरों पर वोल्टता लोड के
मान में, लोड के मान में परिवर्तन होने पर बदल जाती है। स्थिर नहीं रह पाती, स्थिर नहीं रह पाती है। ठीक है, ऐसे वोल्टेज स्रोत को हम क्या कहेंगे? वास्तविक वोल्टेज स्रोत कहते हैं। ऐसे वोल्टेज स्रोत, ऐसे वोल्टेज स्रोत वास्तविक या व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत, वोल्टेज स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, तो वास्तव में क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे बाह्य परिवर्तनशील लोड जोड़ दिया, तो इसका मान वास्तव में ये होता है कि इसके सिरों पे जो वोल्टेज है ये VOL, इसके मान में परिवर्तन होने से ये स्थिर नहीं रह पाती है, अस्थिर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके साथ व्यवहारिक रूप में एक आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा होता है जो इसके श्रेणी क्रम में माना जा सकता है। ठीक है, वो उसी प्रकार से इसका व्यवहार होता है। तो इसके कारण जैसे ही हमारा ZL परिवर्तित होता है, ये हमारी VOL भी परिवर्तित हो जाती है। इसको हम लोग ग्राफ की सहायता से अगले पेज में समझाते हैं कैसे होते हैं। देखो क्या होता है, जैसे हमारा ये वोल्टेज स्रोत है, तो इसके आदर्श स्थिति में तो इसमें कुछ भी नहीं जुड़ा रहता है लेकिन व्यवहारिक स्थिति में क्या होता है? व्यवहारिक स्थिति में इसके साथ में एक आंतरिक लोड भी जुड़ा रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग Zin कहते हैं, जिसको हम लोग Zin कहते हैं। अब इस पे जैसे ही हम लोग एक बिंदु A है, B है, इसके सिरों पे हम लोग एक लोड प्रतिबाधा जोड़ते हैं। प्रतिबाधा का मतलब ये प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको प्रतिरोध से शो कर रहे हैं, लेकिन ये परिवर्तितशील है और ये ZL है। ठीक है, तो ऐसा जो हमारा डायग्राम है ये किसका है? ये हमारा व्यवहारिक या वास्तविक या व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत का है। ठीक है, अब लोग देखिए, हम यहाँ पे हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारा VL है, जो कि इस प्रतिबाधा के सिरों पे है A और B के बीच में। और जो हमारी करंट है, चूँकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो जो करंट फ्लो होगी, ये EG है वोल्टेज स्रोत, तो श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण जो करंट फ्लो होगी वो दोनों में एक समान होती है, माना ये IL है। तो हमारी V आउटपुट होती है, V आउटपुट। ठीक है, इसके सिरों पे। तो देखो हमारे जो इसके सिरों पे वोल्टेज होगी, उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास में करंट का पता होना चाहिए। तो करंट कैसे ज्ञात करेंगे? हम लोग कुल प्रतिबाधा को जोड़ेंगे और इस वोल्टेज स्रोत की जो वोल्टेज है उसके अंदर हम लोग उसका भाग दे देंगे, तो हमारे पास में IL की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका कुल प्रतिरोध कितना हो गया? कुल प्रतिरोध है हमारे प्रतिरोध या प्रतिबाधा ZT इक्वल टू Zin प्लस ZL। ओके, तो
हमारी आई एल कितनी होगी, आई एल इक्वल टू, आई एल होगी हमारी ई जी डिवाइडेड बाई जेड टी। तो हमारी होगी ई जी डिवाइडेड बाई जेड इन प्लस जेड एल, ये हमारी आई एल होगी। तो हमारी वी ओ या वी एल कितनी होगी, आई एल मल्टीप्लाई बाई जेड एल। सो वी ओ कितनी होती है हमारी आई एल जेड एल। ओके, तो आई एल कितनी है हमारी, ये रही। तो हम लोग आई एल की वैल्यू रख देते हैं। तो हमारे पास में ई जी डिवाइड बाई जेड इन प्लस जेड एल, और यहाँ पे जेड एल है। तो हमारी वी ओ कितनी आती है, वी आउटपुट इक्वल टू जेड एल डिवाइडेड बाई जेड इन प्लस जेड एल टाइम्स ई जी। ये हमारी प्रतिबाधा के सिरों पे जो वोल्टेज होती है वो है, ठीक है। कि हमारी वोल्टेज आती है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। तो हमारा जो वोल्टेज सोर्स होता है उसमें हम लोग प्रतिबाधा के सिरों पे वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, उस प्रतिबाधा के डिवाइडेड बाय प्रतिबाधा और उस स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा उसका भाग दे देंगे, और हम लोग स्रोत के वोल्टेज से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग एक और यहाँ पे निकालते हैं कि इसकी वास्तविक कब होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी ओ इक्वल टू इसमें जेड एल का भाग दे देंगे। तो हमारे पास में ई जी डिवाइड बाई 1 प्लस जेड एन डिवाइड बाई जेड एल, ये फॉर्म आ जाता है समीकरण नंबर 1 का, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 था, इसका ये फॉर्म आ जाता है हमारे पास में। अब हम लोग यहाँ से अगले लेक्चर में ये अध्ययन करेंगे कि इसका व्यवहार वास्तविक कब होता है और आदर्श स्थिति में कब जाता है, ठीक है। थैंक यू।